आज आयना का जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इस दिन उसे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन आज से ज्यादा दुखी वो कभी नहीं हुई। आज उसकी शादी है इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ, जिसे पाने का ख्वाब इंडिया की हर लड़की देखती है। आज वो इंसान उसका होने वाला था, पर शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनने वाला था। अयान कपूर थे मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया। एक घमंडी और अकड़ू किस्म का इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अपनी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। उसके लिए उसका रुतबा उसकी रेपुटेशन से बड़ा कुछ नहीं। अयांश की अमीरी उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने और उसके रहन सहन से ही झलकती है। अयान और आयना एक दूसरे के साथ बैठे थे। कहने को तो उनके बीच नाम मात्र दूरी थी, लेकिन उनके दिलों की दूरी शायद एक जन्म के बराबर या उससे भी ज्यादा थी। अयान बिना किसी भाव के उन पेपर्स पर साइन कर देता है और पेन आयना की तरफ बढ़ा देता है। आयना भी ना चाहते हुए उन पेपर्स पर साइन कर देती है। मैरिज रजिस्ट्रार उन दोनों को बधाई देते हैं कि आज से वो दोनों पति पत्नी है। फिर अयान आयना एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं और अयान आयना के मंगल सूत्र पहनता है और उसकी मांग में ना चाहते हुए भी सिंदूर भरता है। अनीता कपूर यानी कि अयान की मां आगे बढ़कर उन दोनों को कांग्रेचुलेट विश करती है और उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। अनीता आगे बढ़कर आयना को अपने गले से लगा लेती है। आयना और अयान अनीता जी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। अयान अपने पर्सनल असिस्टेंट रजत के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है तो अनीता उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है और तुम आयना को अकेले छोड़ कर जा रहे हो। मुझे आयना का गृह प्रवेश करवाना है और तुम्हारा उसके साथ मौजूद होना बहुत जरूरी है। अयान अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखता हुआ कहता है, आपकी वजह से मैंने इस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इसे अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ आपकी बहू है, ना कि मेरी पत्नी। मेरी वाइफ सिर्फ क्रिस्टल बनेगी, सिर्फ मेरी क्रिस्टल। इतना कहकर अयान रजत और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। अनीता आयना को अपने साथ अयान के प्राइवेट विला ले जाती है। अयान कपूर फैमिली से अलग घर में अकेला रहता था। अनीता आयना की सारी रस्में पूरी करवाती है, लेकिन अब तक आयना ने एक बार भी अनीता से बात करने की कोशिश नहीं की थी। कहीं ना कहीं वो इन सब की जिम्मेदार अनीता को भी मान रही थी। अनीता आयना को अपने पास बिठाकर उसके हाथ में एक लिफाफा देती है। आयना वो लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें उसके कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म था। अनीता ने आयना का एडमिशन मुंबई के टॉप कॉलेज में कराया था। आयना जन अपना एडमिशन लेटर देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अनीता को अपने गले लगा लेती है। अनीता भी आयना को गले लगाकर उसके बाल सहलाने लगती है। अनीता आयना से कहती है, मुझे पता है तुम महसूस कर रही हो, मेरा तरीका गलत था, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम पे अयान एक साथ बहुत खुश रहोगे। अगर तुम अयान को समझने की कोशिश करेगी तो जानोगी अयान एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम। मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। आयना रोते हुए अनीता से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको गलत समझा। ये सब आपने मुझे उस नरक से निकालने के लिए ही तो किया है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अनीता आयना के आंसू पोंछते हुए कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और बेटियां हंसते खेलते अच्छे लगती है, ना कि रोते हुए, समझी? अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। अनीता आयना को उसका ध्यान रखने का बोलकर वापस कपूर मेंशन चली जाती है। अनीता कार में बैठे हुए अपने आप से कहती है कि आज मैंने तुम्हें फिर से अपने सामने देखा, सारिका तुम्हारी बेटी के रूप में। बिल्कुल तुम्हारी परछाई है वो। तुम तो हम सबसे दूर चली गई, लेकिन आयना हमेशा मेरे पास रहेगी, मेरे अयान की पत्नी बनकर। आज मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। अनीता अपनी इसी सोच में घर पहुंच जाती है। कपूर मेंशन में उसकी सास सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। अनीता सुमित्रा को लिविंग रूम में बैठे देखकर उसके पास चली जाती है। सुमित्रा अनीता से पूछती है, अयान और आयना की शादी हुई या अयान ने फिर से कोई ड्रामा किया? उन दोनों की शादी हो गई है माँ, अनीता ने जवाब दिया। चलो शुक्र है, क्रिस्टल नाम का ग्रहण अब अयान की जिंदगी से हट जाएगा, सुमित्रा सोचते हुए कहती है। अनीता सुमित्रा को जवाब देते हुए कहती है, जितना आसान हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है ये माँ। अब अयान को कैसे रहना है, क्या करना है, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। वो खुद समझेगा कि उसने जिसे हीरा समझा है वो तो बस एक मामूली पत्थर है। तुम सही कह रही हो बेटा, अब हम अयान की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पर आयना को हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। आखिर हमने उसकी जिम्मेदारी ली है, सुमित्रा कहती है। अनीता भी अपनी सास की बातों से सहमत थी। वो दोनों अपनी बातों में लग जाती है। वहीं अयान के प्राइवेट विला में आयना अब भी लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी। अनीता ने सारे नौकरों को छूटी दी थी कि अगर अयान कोई तमाशा करे तो घर की बात बाहर न जाए, वरना अयान की एक छींक तक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी। आयना को नहीं पता था उसे किस कमरे में जाना है। वो अब भी अपने दुल्हन के जोड़े में उसी जगह बैठी अपनी सोच में गुम थी। कब अयान आकर उसके सामने बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। अयान हल्का सा खांसता है, तब आयना का ध्यान अयान की तरफ जाता है। अयान आयना की तरफ देखते हुए कहता है, आज तो तुम बहुत खुश होगी कि इंडियाज मोस्ट एलिजिबल बैचलर को तुमने पा लिया है, पर अफसोस तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि अयान कपूर के करीब आने का हक सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल आहूजा का है। तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो, क्योंकि जिन पेपर्स पर तुमने आज साइन किए वो पेपर्स नॉर्मल मैरिज के नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थे। आयना नासमझी वाले भाव से अयान को देख रही थी।
अयान उसके भाव समझकर आगे कहता है कि आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग तुम मुझ पर कोई हक नहीं जमा सकती, ना तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करोगी, ना मैं तुम्हारी में, और 6 महीने बाद मैं खुद तुम्हें डाइवोर्स देकर इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। हम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी है, समझ आया? मैं समझ गई, आयना जवाब देती है। अयान आयना को वही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और आयना वही बैठी सिर्फ शून्य तकती रह जाती है। अयान अपने रूम में जा चुका था और आयना वही बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो चुकी थी। फ्लैशबैक। आयना की सौतेली बहन समीरा ने उसे एक आलीशान होटल में बुलाया। आयना को लगा समीरा किसी मुसीबत में है और वो समीरा को लेने उस आलीशान होटल में पहुंची। रॉयलवुड पाल्म्स काल्पनिक नामक होटल में पहुंची और रूम नंबर 1101 की तरफ चल पड़ी। आयना का दिल बहुत घबरा रहा था। वो बस पूरे रास्ते भगवान से प्रार्थना करती रही कि समीरा को कुछ नहीं हुआ हो। आयना रूम नंबर 1101 में पहुंची। जैसे ही आयना नए अंदर कदम रखा, किसी ने उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया। शायद ये किसी तरह का ड्रग था जिसका असर 5 मिनट में शुरू हो जाता है। आयना को ड्रग देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन समीरा थी। आयना को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। आयना गुस्से से समीरा से पूछती है, ये तुमने क्या किया? मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है। समीरा एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, ज्यादा कुछ नहीं बड़ी बहना, मैंने बस तुम्हारा सौदा किया है और जो ये ड्रग तुम्हें दिया गया है, ये ड्रग तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी कीमत लगाने वाले इंसान को खुश करने में। तुम्हें पता भी है वो क्या रईस है, उसने पूरे 50 लाख दिए हैं तुम्हारे लिए। आयना गुस्से से चिल्लाती हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आई विल किल यू। समीरा, पहले उस इंसान को खुश करना, फिर मेरे बारे में सोचना, वो बस आता ही होगा। समीरा हंसते हुए आयना के पास बैठ जाती है। जस्ट एंजॉय बिग सिस्टर, ये कहकर समीरा आयना को वही छोड़कर चली जाती है। आयना पर ड्रग्स असर कर चुका था। वो बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही थी। रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी आकृति वाला इंसान अंदर आता है। आयना को उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। वो इंसान भी नशे में झूल रहा था। आयना के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। वो उस इंसान को पहचान भी नहीं पा रही थी। जो ड्रग आयना को दिया गया था उससे आयना के हार्मोन्स एक्साइटेड हो गए थे, जिससे उसका खुद पर से कंट्रोल खोटा जा रहा था। वो इंसान आयना को देखता है और उसके करीब आना शुरू कर देता है। आयना को महसूस हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वो कुछ भी रोक नहीं सकती थी। आयना और वो अजनबी एक दूसरे को पैशनेटली एंड डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे में खोते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े पूरे कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। आयना और वो अजनबी एक दूसरे में खोए थे। न जाने रात के कौन से पहर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। जब सुबह हुई तो उस अजनबी की आंखें खुलती है। वो अपने आप को अनजान कमरे में पाता है। वो याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि कल रात को क्या हुआ। अजनबी जब कमरे की हालत देखता है तो हैरान रह जाता है। अपने साइड में सोई लड़की को देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अजनबी अपना सर पकड़ के बैठा खुद से ही कहता है, अयान ये तूने क्या किया? तू क्रिस्टल के अलावा किसी के करीब कैसे जा सकता है? तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। अयान फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस्टर अयान कपूर, आपको हमारा भेजा हुआ तोहफा कैसा लगा? अब तुम्हारी इज्जत की जो धज्जियां उड़ेगी तब मेरा बदला पूरा होगा। वो लड़की जिसके साथ कल तुमने अपनी रात रंगीन की है वो मेरा ही प्यादा है। तुम्हें ड्रिंक स्पाइक करना मेरा ही काम है। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी इज्जत को ऐसी धज्जियां उड़ाएंगी कि तुम याद रखोगे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अयान कपूर, संघवी से पंगा लेकर। अयान गुस्से में संघवी को जवाब देता है, जो कर सकता है कर ले संघवी। अयान कपूर की असली पावर तूने दिल्ली कहा है। तूने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ कैसे लिया? 24 घंटों के अंदर अंदर बर्बाद है तू। ये कहकर अयान फोन काट देता है। वो अपने साइड में सोई हुई लड़की को देखता है। उस लड़की को देख अयान की आंखों में नफरत के भाव उभर आते हैं। अयान बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है और जग पानी का उठाकर सीधे आयना पर डाल देता है। आयना एकदम उठकर बैठ जाती है। जब वो अपनी हालत देखती है तो उसे खुद पर अफसोस होता है कि क्यों वो समीरा की बातों में आ गई। आयना अपने ख्यालों में होती है कि तभी उसे अयान की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। अयान गुस्से में, अगर तुमने अपना मुंह खोला या किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आयना को लगता है कि अयान वही इंसान है जिसके साथ समीरा ने उसका सौदा किया था। अयान को गुस्से में देख आयना को भी गुस्सा आने लगता है। आयना गुस्से में, ये ख्याल आपको कल रात को नहीं आया जब आपने मेरी इज्जत को तार तार किया, मेरे नशे में होने का फायदा उठाया? अयान को लगता है आयना उसके सामने नाटक कर रही है। वो संघवी को भेजी हुई एक एस्कॉर्ट है। अयान आयना की तरफ उंगली करते हुए कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगी कि अपना जिस्म तक बेचने को तैयार हो गई। तुम्हारे जैसी लड़की किसी की सगी नहीं होती जो सिर्फ पैसे के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाए। अयान की ऐसी बातें सुनकर आयना का हाथ अयान पर उठ जाता है। आयना अयान को गुस्से में जवाब देते हुए कहती है, जस्ट माइंड योर वर्ड्स मिस्टर व्हाटएवर यू आर, और तुम्हें तो मैं मॉलेस्टेशन के केस में अंदर भेज कर ही रहूंगी। फिर आयना चद्दर को लपेटे हुए वॉशरूम में चली जाती है। अयान तो बस आयना को देखता ही रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि उसके ये क्या हुआ। अयान अपना फोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को फोन करके उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है।
अयान आयना के बाथरूम में आने से पहले ही वहां से चला जाता है और एक चेक उसके लिए छोड़ जाता है। आयना जब वॉशरूम से बाहर आती है और उस ब्लैंक चेक और साथ में रखे नोट को देखती है, वो उस नोट के उठा के पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारी औकात से ज्यादा दे रहा हूँ। जो तुमने मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड की उसका जितना अमाउंट लिख सकती हो उसे मेरी तरफ से डबल कर लेना। आयना गुस्से में उस नोट और अयान के दिए हुए चेक को फाड़कर डस्टबिन में डाल देती है और वहां से चली जाती है। जब आयना अपने घर पहुंचती है तो उसकी सतेली बहन, उसकी सौतेली माँ और इसके पिता वही सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। आयना को देखते ही समीरा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। समीरा बनावटी चिंता के साथ आयना से कहती है, आयना दी आप कहाँ से आ रही है और ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? क्या आप पूरी रात घर से बाहर थी? आयना समीरा के सवालों से चीर जाती है और गुस्से में देखते हुए कहती है, मेरी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजेश यानी आयना के पिता आयना को बीच में टोकते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल मैनर्स भूल गई हो। वो तुम्हारी छोटी बहन है और उसके साथ तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? आयना, पापा इसने जो मेरे साथ किया है ना, अगर आप वो सुनेंगे तो आप भी इसकी तरफदारी नहीं करेंगे। तभी नीलम यानी कि आयना की सौतेली माँ बीच में आते हुए कहती है, ये तुम्हारे गले पर क्या है? राजेश और नीलम ध्यान से आयना को देखते हैं तो उन्हें आयना की हालत थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, जिससे राजेश गुस्से में आकर आयना पर हाथ उठा देते हैं। आयना अपनी सफाई देने की बहुत कोशिशें करती है लेकिन राजेश उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत मारने पीटने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। आयना को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अयान अपने विला वापस आ चुका था। अयान अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा था। अयान का एक पर्सनल हैकर था जिसकी मदद से अयान ने संघवी का डाटाबेस तक हैक कर लिया था। संघवी के लीगल इलीगल ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी थी और बिजनेस वर्ल्ड में न्यूज दे दी थी कि संघवी के साथ बिजनेस करने वाले कॉर्पोरेशन से कपूर ऑफ इंडस्ट्रीज सारे रिश्ते तोड़ देगी। संघवी ने जो प्लान अयान को फंसाने के लिए बनाया था उसने वो खुद फंस गया था क्योंकि उसका भेजा हुआ प्यादा अयान के पास पहुंचा ही नहीं। अनीता कपूर अयान के असिस्टेंट रजत से एक लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने के ऑर्डर देती है। रजत उस लड़की की फोटो देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आयना ही थी। रजत अपने हैरानी वाले भाव से अनीता से पूछता है, मैम आप इस लड़की की इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती है? क्या इसने आपको किसी तरह परेशान करने की कोशिश की? अनीता, तुम इसे जानते हो। रजत फिर होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब अनीता को बता देता है, पर अनीता को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो अपने तरीके से आयना की इन्फॉर्मेशन निकालती है। कपूर फैमिली से बस राजीव यानी कि अयान के दादाजी ही जानते थे कि अनीता के भी अपने पर्सनल जासूस है, क्योंकि अमीरों की दुनिया मिडिल क्लास लोगों से बहुत अलग होती है। अनीता अपने पर्सनल जासूस को बिजनेस के लिए उसे करती थी, क्योंकि जितनी सफलता एक इंसान के कदमों में आती है उतने ही लोग उसे नीचे गिराने लगते हैं। अनीता अपने जासूसों और अपने कॉन्टैक्ट की मदद से पता करती है कि आयना को भी फंसाया गया था। अनीता उसी वक्त आयना से मिलने उसके घर जाती है। आयना के घर समीरा को किसी आदमी का फोन आया जिससे बात करने के लिए वो साइड में आ गई। समीरा एक्साइटेड होते हुए उस आदमी से कहती है, मिस्टर सिंह आई होप आपके सारे पैसे वसूल हो गए होंगे। मिस्टर सिंह की आवाज आती है दूसरी तरफ से, समीरा जी आपने काम किया और पूरा 9 ऐसा हो सकता है क्या? वैसे आपने तो कहा था कि वो लड़की वर्जिन है, पर वो तो पहुंची हुई चीज निकली। सुबह अपनी इज्जत एंड ऑल का ड्रामा स्टार्ट कर दिया, पर क्या है ना, पैसों से सबका मुंह बंद हो सकता है। पैसे मिलते ही उसके मुंह पर ताला लग गया। समीरा चौंकते हुए कहती है, क्या वो वर्जिन नहीं थी? मिस्टर सिंह, नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 20 लाख दूंगा। जो सौदा हुआ था तुम उस पर खरी नहीं उतर पाई। बाकी सुबह उसका रोना धोना एंड ओवर एक्टिंग में सारा मजा किरकिरा कर दिया। समीरा ये सुन के शौक हो जाती है कि उसे अब सिर्फ 20 लाख ही मिलेंगे। उसे पैसे अपने हाथ से फिसलते हुए दिख रहे थे। समीरा मिस्टर सिंह को समझाने की कोशिश करती है पर मिस्टर सिंह फोन काट देते हैं। समीरा गुस्से में, डैम इट, इतने मुश्किल से आयना को फंसाया था और अब ये मिस्टर सिंह, और जब तुम्हारी ये करतूत तुम्हारी फैमिली को पता चले तब क्या होगा? समीरा के पीछे से आवाज आती है। समीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो पीछे मुड़ती है और अनीता कपूर को अपने पीछे खड़ा देखती है। अनीता कपूर आए दिन न्यूज़पेपर मैगजीन में आती रहती थी, इसीलिए समीरा ने उन्हें पहचान लिया। समीरा की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। अनीता समीरा को साइड कर अंदर चली जाती है। राघव फैमिली से आयना के अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। पहले तो राघव फैमिली ना नुकुर करती है और आयना को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती थी। अनीता उनसे 50 करोड़ में आयना को उसके साथ ले जाने का सौदा करती है। 50 करोड़ के लालच में आकर राघव फैमिली आयना को उसके साथ भेजने को तैयार हो जाती है। अनीता अपने असिस्टेंट और लॉयर के साथ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि अब से राघव फैमिली का आयना से कोई लेना देना नहीं है। अनीता आयना को अगले दिन ले जाने का बोलकर वहां से चली जाती है और सीधे अयान के ऑफिस पहुंची है। अयान अपनी मां को अचानक देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि अयान का ऑफिस कपूर ग्रुप के हेडक्वार्टर में था। कपूर ग्रुप का बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ था। देश और विदेशों में बहुत बड़ा नेटवर्क था कपूर ग्रुप का, जिसे कपूर फैमिली अलग अलग हिस्सों में संभालती थी और सबका हेड फिलहाल अयान को बनाया हुआ था। अयान एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की इंसान था।
मीडिया में उसकी कोई न्यूज उसकी परमिशन के बिना लीक नहीं हो सकती थी। अनीता अयान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अयान अनीता से कहता है, मोम आप यहाँ अचानक से? अनीता अयान को जवाब देती है, मैं यहाँ बिजनेस रिलेटेड काम से नहीं आई हूँ बल्कि अपने बेटे से एक जवाब मांगने आई हूँ। कुछ ज्यादा हो बड़ा हो गया है मेरा बेटा। अयान न समझी वाले भाव से अनीता से पूछता है, मोम आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज क्लियर इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनीता अयान को जाती निगाहों से घूरती हुई कहती है, क्या तुम्हारे साथ होटल रूम में कोई लड़की थी कल रात? अयान की आंखें नीचे झुक जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अनीता आगे कहती है, क्या तुमने उस लड़की की कोई खोज खबर लेने की कोशिश की? वो कहाँ है, कैसी है? अयान जवाब देते हुए कहता है, मोम वो सिर्फ संघवी की भेजी हुई एस्कॉर्ट थी और मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। अब वो अपना मुंह बंद रखेगी, इससे ज्यादा मुझे उससे मतलब भी नहीं है। अनीता गुस्से में कहती है, गलत वो लड़की नहीं, गलत तुम हो अयान। नशे की हालत में तुम गलत रूम में गए थे, न कि वो लड़की। तुमने अपने लिए रूम 1110 बुक किया था और नशे में तुम रूम नंबर 1101 में चले गए। तुम उस लड़की के साथ फिजिकल हुए और अब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हो। अयान ये सुनकर हैरान रह जाता है और अनीता से पूछता है, मोम आप कहना क्या चाहती है? अनीता सदे हुए शब्दों में कहती है, तुम इस लड़की से शादी करो। अयान एकदम अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और गुस्से में अनीता से कहता है, मोम आप जानती है ना कि मैं क्रिस्टल से प्यार करता हूँ और मैं क्रिस्टल से ही शादी करूंगा। अनीता को भी गुस्सा आने लगता है, कौन सा प्यार? जिस प्यार के तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके जा चुकी है अपने सपने पूरे करने। तुम्हें आयना से तो शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं क्रिस्टल की जिंदगी हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अयान, मोम आप ऐसा नहीं कर सकती। अनीता अयान को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ही लेती है। अयान अनीता के सामने शर्त रखता है कि वो अपनी शादी पब्लिक नहीं करेगा। अनीता उसकी सारी शर्तें मान जाती है। अनीता के जाने के बाद अयान को आयना से नफरत हो जाती है। अयान फैसला कर लेता है कि वो आयना को कभी अपनी पत्नी होने दर्जा नहीं देगा और क्रिस्टल के आते ही वो आयना को तलाक देकर क्रिस्टल से शादी कर लेगा। दूसरी तरफ आयना को भी पता चल जाता है कि उसके परिवार ने उसका सौदा कर दिया है और वो भी पूरे 50 करोड़ में, उस इंसान के साथ जिसने उसका नशे में होने का फायदा उठाया, जिससे उसकी बहन ने उसका सौदा किया था। आयना को भी अयान से नफरत हो जाती है कि उसने उसके जिस्म का सौदा किया। अयान और आयना एक गलत फहमी के चलते एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगते हैं। इसी नफरत के बीच दोनों की शादी हो जाती है। जहां अयान आयना को अपनी पत्नी नहीं मानता, वहीं आयना भी अयान को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। उनका रिश्ता सिर्फ कपूर फैमिली के लिए था, वरना दुनिया को तो खबर ही नहीं थी उनकी शादी की। आयना अपने ख्यालों में गुम थी। 2 दिन में जो उसके साथ हुआ वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी आयना के कानों में अयान की चिल्लाने की आवाज आती है। समाप्त। आयना लिविंग रूम में बैठी अपनी सोच में गुम थी। वो अपने आप से कह रही थी, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। जो इंसान किसी की इज्जत का सौदा कर सकता है, ऐसे इंसान को मैं अपना पति कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आयना अपने ही ख्यालों में गुम थी जब उसे अयान के गुस्से भरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आयना आवाज सुनकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। आयना ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, आयना के पैरों के पास फूलदान आकर गिरा, जो अयान ने गुस्से में फेंका था। आयना एकदम फूलदान गिरने से घबराकर 2 कदम पीछे हो गई। तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं और तुमने मेरे रूम पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अयान की गुस्से भरी आवाज आयना के कानों में पड़ी। आयना ने सामने की तरफ देखा तो अयान गुस्से में वार्डरोब से कपड़े निकलकर फेंक रहा था। अयान की नजरें आयना से मिली, जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। आयना का बिना किसी भाव के ऐसे एक तक देखना अयान के गुस्से को भड़का गया। अयान गुस्से से फटते हुए आयना के पास जाकर उसकी एक बाजू पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वार्डरोब को हाथ लगाने की? वार्डरोब तो दूर की बात है, तुम तो मेरे कमरे में भी नहीं आ सकती। आयना अयान की तरफ देखते हुए समझने का प्रयास कर रही होती, लेकिन न उसे अयान समझ में आ रहा था, ना ही उसकी बातें। आप कहना क्या चाहते हैं? आयना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अयान की तरफ देखा। कहा। अयान आयना की बात सुनकर बिफरते हुए कहता है, अपनी औकात में रहना सीख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें यहाँ आए कुछ घंटे हुए हैं और तुमने मेरे बेडरूम में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये करने दूंगा? नो, नेवर। तुम्हारे जैसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वो लड़की मेरे रूम में रहने लायक नहीं है। अयान की जली कटी बातें सुनकर आयना को भी गुस्सा आने लगा। मिस्टर अयान कपूर, अपनी हद में रहकर बात करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी हद भूल जाऊं। गुस्से से बिफरते हुए आयना ने कहा। अयान आयना की दोनों बाजू कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, अब तुम सिखाओगी मुझे हद? अयान कपूर को हद सिखाओगी? कुछ भी बोलने से पहले कम से कम ये तो देख लीजिए, मैंने अब तक वही कपड़े पहने हैं जो सुबह पहने थे। अगर मैं सामान यह से करवाती तो कपड़े चेंज ना कर लेती। क्यों अपने आप को बिना मतलब टॉर्चर करती? अयान की पकड़ ढीली हो जाती है। अब उसकी नजर आयना पर जाती है। सच में वो सुबह वाले लहंगे में ही थी। अयान की पकड़ आयना को बाजुओं से छूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। शायद उसी ने आयना को गलत समझ लिया हो सकता है वो सच कह रही हो, लेकिन अपने ईगो के चलते अयान ये बात मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसकी है। मुझे मेरा रूम बता दीजिए।
क्योंकि आप ही नहीं मैं भी आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। आयना ने अयान को किसी गहरी सोच में गुम देखकर कहा। आयना का इस तरह जवाब देना ना जाने क्यों अयान को गुस्सा दिला गया। लेफ्ट डायरेक्शन लास्ट रूम। जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम वही रहोगी, और गलती से भी मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना, ना किसी और रूम को देखने की, अयान ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। आयना आगे बढ़कर सारा सामान उठाती है और बिना अयान की तरफ देखे वहां से चली जाती है। अयान तो बस खड़ा देखता रह जाता है। वहां इज शी बिहेविंग लाइक दिस, ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे बहुत इनोसेंट है। अयान अपने आप से बोला, शायद मेरा अटेंशन पाना चाहती है, बट आई एम अयान कपूर, जो अटेंशन देता नहीं बल्कि लेता है, अयान ने खुद को ही जवाब देते हुए कहा। खुद से ही सवाल जवाब करने के बाद अयान चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट गया। क्रिस्टल को फोटो देखते हुए कब नींद आई उसे पता ही नहीं लगा। अयान भी अयान के बताए हुए कमरे में आ पहुंची। वो अयान के ऐसे बिहेवियर से चीर चुकी थी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए के रही थी। समझता क्या है अपने आप को, तब उसकी रेपुटेशन, मॉरल्स कहाँ थे जब मेरा सौदा किया वो भी मेरी खुद की बहन से। अब कैसे अपने पैसों का रौब दिखा रहा है। आयना ने भर भर को अयान को गालियां दी कहीं। जब जाके आयना का गुस्सा शांत हुआ, उसके बाद उसने रूम क्लीन किया, अपनी कपबोर्ड सेट की, फिर चेंज करके आई और अपना काम करने लगी। आयना एक फैशन डिजाइनर थी जिसका खुद का एक नाम था। अभी ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयना ने अब तक अपनी पहचान सीक्रेट रखी थी। उसका ब्रांड धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। आयना ने उसके काम की भनक तो अपने बाप और अपनी सौतेली माँ को भी नहीं लगने दी थी। फैशन डिजाइनर बनना आयना की माँ का सपना था, जिसे अब आयना पूरा करना चाहती थी। अपनी सौतेली माँ के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अभी उसके 2 साल बाकी थे। आखिर अपना काम खत्म कर आयन भी सोने चली जाती है। एक दूसरे के लिए बेहिसाब नफरत पाले आया और आयना अपने सपनों में गुम थे। फासले सिर्फ उनके कमरों के बीच नहीं बल्कि दिलों के बीच भी थे। अयान जहां अपने और क्रिस्टल के सपने सजा रहा था, वहीं आयना अपनी माँ के सपने को पूरा होते हुए देखने का। एक दूसरे की सच्चाई से अनजान अयान आयना की आने वाली जिंदगी कैसी होगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए माय अनवांटेड वाइफ, लव और हेट। आयना का आज कॉलेज का पहला दिन था, इसीलिए वो अपने तय समय पर उठ गई। अनीता कपूर ने उसके लिए पहले ही सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। उसकी जरूरत के हिसाब से हर चीज मौजूद थी। आयना अपने टाइम पर उठकर स्पोर्ट्स वियर डालकर जॉगिंग के लिए निकल जाती है। आयना का रोज का रूटीन था जॉगिंग एंड मेडिटेशन करने का। अयान का घर एक बहुत ही पोश इलाके में था, जहां ज्यादातर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते थे। यह आम आदमी का आना लगभग इम्पॉसिबल था। इस एरिया को अलग से प्रोटेक्शन मिलती थी, क्योंकि देश की इकोनॉमी में यह रहने वाले लोगों का एक बड़ा योगदान था। आयना हेडफोन लगाकर अपनी धुन में जॉगिंग करते जा रही थी। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, को उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आयना का फिगर, उसके लुक्स, उसकी ब्यूटी के कारण ही समीरा ही उससे जलती थी। समीरा कितना भी तैयार हो जाए, लेकिन आयना की नेचुरल ब्यूटी के सामने वो फीकी ही नजर आती थी। जब दोनों साथ में खड़े होते थे तो सबकी नजरें आयना की तरफ ही बढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि समीरा सुंदर नहीं थी, लेकिन एक जलन की भावना उसके चेहरे पर हमेशा होती थी। वहीं आयना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि आयना अपने हर दर्द को बखूबी अपनी मुस्कान में छुपा लेती थी। यही अंतर एक को ज्यादा खूबसूरत बना देता था, क्योंकि मुस्कुराता इंसान सबको अच्छा लग रहा था। आयना जॉगिंग करने के बाद पार्क में एक्सरसाइज करने लगी। वहां मौजूद हर इंसान की नजरें उस पर थी, क्योंकि इस एरिया में नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता था। सब जानना चाहते थे कि आयना कौन सी फैमिली से है, क्योंकि किसी भी एंगल से वो मैरिड तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। आयना ने सामने देखा कि एक उम्रदराज औरत जैसे कि उसकी दादी की उम्र की हो चलते हुए आ रही थी, और उनका पैर एक केले के छिलके पर पड़ने वाला था। आयना ने उनको आवाज भी लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सोच में ही गुम थी। आखिर उनका पैर छिलके पर पड़ ही गया और वो एकदम गिरने लगी, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही आयना ने उन्हें पकड़ लिया। आप ठीक तो है? आयना ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, उम्रदराज महिला ने आयना को जवाब देते हुए। आयना फिर उन्हें पकड़ एक बेंच पर बिठा देती है और पानी देते हुए उनसे कहती है, ज्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो महिला अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि से आयना की तरफ देखने लगी। आखिर अपनी तसल्ली के लिए उसने आयना से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कुछ सोच रही थी? आयना मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई और उनसे बोली, अगर आप इतनी गहरी सोच में नहीं होती तो आप मेरा चिल्लाना दिन लेती, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि आपका ध्यान कहीं और है और आपका पैर उस केले के छिलके पर पड़ सकता। ये सुनकर वो महिला मुस्कुराने लगी। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है। आई थिंक आपने अपनी जवानी में इसी मुस्कान से न जाने कितनों के दिल घायल किए होंगे, आयना ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर वो महिला शर्माते हुए बोली, आजकल के बच्चे बड़ों का लिहाज भूल गए हैं। मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ और मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। दादी ने आयना के सिर पर टपली मरते हुए कहा, वैसे तुम्हें आज से पहले कभी देखा नहीं, तुम इस सोसाइटी में नहीं हो क्या, और क्या नाम है तुम्हारा? दादी ने अपनी जिज्ञासा दूर करते हुए आयना से पूछा। दादी का सवाल सुनकर एक बार तो आयना बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अपनी और आयना की शादी की सच्चाई वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। आयना 1 मिनट बाद दादी से कहती है, मेरा नाम आयना है, मैं यह कल ही शिफ्ट हुई हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं यह से चली जाऊंगी। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, अब से तुम मुझे दादी बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दादी इन खुश होते हुए कहा।
जी दादी, कहते हुए आयना ने दादी को गले लगा लिया। दादी ये कौन है? आप इसके साथ क्या कर रही है? पीछे से आवाज आई। दादी और आयना ने मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था, लगभग आयना की ही उम्र का। ये मेरा पोता है, वीर, दादी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। आयना ने भी वीर को हेलो कहा। फिर दादी ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया और वहां जो कुछ भी हुआ वो सब वीर को बताया। दादी, आप भी ना ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है आपका, आज के बाद आप अकेले कहीं नहीं जाओगे, वीर ने चिंता जाहिर करते हुए दादी से कहा। दादी मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरी माँ बनने की कोशिश न कर। ये सुनकर आयना और वीर दोनों हंसने लगे। आयना की मुस्कुराहट वीर का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। वो एक टक आयना को देखने लगा। दादी ने वीर के सिर पर मरते हुए कहा, अब नजर लगेगा क्या? जिसे सुन वीर शर्माने लगा, पर उन दोनों की बातें आयना के कानों में नहीं पड़ी। दादी, अब मैं भी चलती हूँ, आयना ने वहां से उठते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहकर वीर भी आयना के पीछे पीछे जाने लगा। उन दोनों को जाते देखकर दादी सोचने लगी, काश वीर की जिंदगी में भी कोई आयना जैसी लड़की आ जाए, वरना इसके मम्मी पापा अपनी जिद में आकर मेरे वीर की जिंदगी का भी सौदा कर देंगे। दोनों को अपने बिजनेस के आगे कुछ भी दिखता ही नहीं है। अयान भी अपने तय समय पर उठा और फ्रेश होकर अपने जिम में चला गया। वो तो बिल्कुल भूल चुका था आयना के बारे में। वो ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए अपने असिस्टेंट से आज की अपडेट्स ले रहा था। ये उसका रोज का रूटीन था। अपनी रनिंग खत्म कर अयान अपना पसीना पोंछे हुए विंडो पर आया तो गेट के सामने उसे आयना और वीर खड़े दिखे। अयान वीर की फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था एज अ प्रोफेशनल। वीर और आयना पूरे रास्ते चुप रहे, लेकिन घर तक पहुंचने के बाद वीर ने आखिर चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं किसी से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करती, आयना ने मुड़कर वीर को देखते हुए जवाब दिया। वीर आयना की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या करना होगा इस नाचीज को आपकी दोस्ती पाने के लिए? आयना ने भी उसी टोन में जवाब दिया, मेहनत, विश्वास जीतने की, क्योंकि आयना इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। आपकी दोस्ती के लिए जान भी हाजिर है, वीर ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आयना ने उसके एक गाल को थपथपाते हुए कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये लाइंस पुरानी हो चुकी है, कुछ नया लेकर आना। वीर तो आयना के गाल थपथपाने से किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। वो झुकते हुए आयना से बोला, जैसी आपकी मर्जी हुजूर। आयना मुस्कुराते हुए उसे बाय बोलकर कपूर हाउस के अंदर आ गई। वही वीर ब्लश करते हुए आयना को देखने लगा। वो बार बार अपना गाल वहां टच कर रहा था जहां अभी अभी आयना ने उसे टच किया था और अपने आप में मुस्कुरा रहा था। अयान ये सब ऊपर खड़ा विंडो से देख रहा था। उसे ये तो सुनाई नहीं दिया कि उन दोनों की क्या बातें हुई, लेकिन आयना को इस अवतार में देखना, ऊपर से वीर के गाल को टच करना अयान को गुस्सा दिला गया। उसे वीर पर गुस्सा आने लगा। जब उसने अयान के जाने बाद वीर की हरकतें देखी, उसे वीर से जलन होने लगी, पर पता नहीं क्यों वो अपनी सोच में ही गुम हो गया।